नमस्कार, मैं हूँ दिव्या सिंह शर्मा। परीक्षा पर्व 4.0 में आपका स्वागत है। न्यू इंडिया जंक्शन अ यूथ चैनल NCPCR दूरदर्शन पर हम लाइव हैं। आप अपने सवाल हमारे लिए रख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपके परीक्षा से जुड़े सारे सवालों का उत्तर दें और परीक्षा को एक त्यौहार की तरह मनाने में आपकी मदद करें। हमारे यहाँ कई स्पीकर्स आए हैं। जो आज के हमारे स्पीकर हैं वो बहुत स्पेशल हैं। ये साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। ये शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्र सचिव हैं। अतुल कोठारी जी, परीक्षा पर्व 4.0 में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपका इंटरव्यू कर पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट से उनको वेलकम करने के लिए, आप अपनी ओर से? नहीं, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मित्र प्रियांक कानूनगो और इस संस्था के सभी आप सब आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ये परिचर्चा आयोजित की है और उसका लगातार आयोजन किया जा रहा है। तो ये परीक्षा हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती इस छात्रों के लिए रही है हमेशा। तो इस चुनौती तो है एक, लेकिन इस चुनौती को हम कैसे अवसर में बदलें, इस दिशा में ये जो चर्चाएं हो रही है, रोज़ परिचर्चा कर रहे हैं आप लोग, इसका एक बहुत अच्छा परिणाम हो सकता है, हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका प्रारंभ किया था, इस चर्चा को। तो इस दृष्टि से इस चर्चा को आगे बढ़ाने का जो कार्य आपने किया है, ये बहुत अभिनंदनीय कार्य है और इसमें जो जुड़ रहे हैं लोग, मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूर इसका लाभ होता होगा। तो इस दृष्टि से आज की भी जो परिचर्चा है, इस परिचर्चा में जो छात्र, अभिभावक ऐसे अपने मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है इस संबंध में, तो इस पर प्रकाश डालेंगे और इस पर हम आज चर्चा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। हमने बहुत सारी इंटरव्यूज़ की हैं, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। आज मुझे लग रहा है मेरी भी थोड़ी सी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के स्कूल से हैं, मुंबई से हैं। हमें आदत कम होती है, सोचते इंग्लिश में तो हिंदी में बोलने में तकलीफ़ होती है। तो आज मेरे लिए भी एक परीक्षा जैसा होने वाला है। तो सर, बिफोर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में जाएं, लाइव क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि लगभग 10 पुस्तकें लिखी हैं और लगभग 100 रिसर्च पेपर्स आपने लिखा है। तो जब आपने अपने जीवन में परीक्षाएं दी थी, एक एक पड़ाव पार किया था, तो उसकी जो एक फर्स्ट लर्निंग है वो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे लोग? ऐसा है कि मैं कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा विद्यार्थी तो नहीं रहा हूँ। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। मैं जब बीकॉम के फाइनल ईयर में था, तो मैं साथ साथ व्यवसाय भी करता था, छात्र संगठन में काम भी करता था और पढ़ाई करता था। तो एक स्थिति ऐसी आई कि लगभग एग्ज़ाम को 20-22 दिन बाकी थे। तो तब एक बार मन में विचार आया कि एग्ज़ाम छोड़ देंगे, इस बार ड्रॉप ले लेंगे, अगली बार देंगे। लेकिन थोड़ा विचार किया, चिंतन किया, तो फिर कहा कि क्या हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा फेल हो गए और क्या हो गया, लेकिन एक एक्सपीरियंस, अनुभव तो मिलेगा। तो इस दृष्टि से परीक्षा देने का विचार फिर से बन गया। तो वो जो परीक्षा थी मेरे जीवन की एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा थी, क्योंकि मैंने प्लान किया, पहली बार किया मैंने भी जीवन में, कि 20 दिन की परीक्षा के पहले जो है उनके किस प्रकार में तैयारी, प्रिपरेशन करूं, जिससे जो एक पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो इस प्रकार जो मैंने प्लानिंग किया, 2-3 प्रकार के प्लानिंग इसमें मैंने किया। एक तो मैंने ये प्लानिंग किया कि कौन से समय पर हम पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा अच्छा लाभ होगा उनसे। तो इसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सुबह, दोपहर को, शाम को, रात्रि को, ऐसे। और मैं उस समय पर 1 घंटा पढ़ता था और कितने पेज पढ़े वो लिख लेता था। तो उससे ध्यान में आया कि भाई सुबह पढ़ने से ज़्यादा अच्छा उपयोगी कार्य हो रहा है, तो फिर सुबह ज़्यादा समय पढ़ना चाहिए, ये प्लान किया। फिर मैं प्लान करता था कि भाई पहले दिन मैंने पढ़ना शुरू किया तो 1 घंटे में सुबह कितने पेज पढ़े मैंने, दूसरे दिन कितने पढ़े, तीसरे दिन पढ़े, मैं लिखता जाता था नोटबुक में। तो जैसे जैसे मेरे पेज बढ़ते जाते थे, ऐसे ऐसे मेरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था।
तो इस प्रकार मैंने 20 दिन का पूरा एक अच्छी तरह से प्लानिंग किया। तो जो परीक्षा मैं छोड़ना चाहता था वो परीक्षा मैंने अच्छी तरह से पास कर ली फिर। तो इस प्रकार का एक प्लानिंग से अगर काम करते हैं तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, मेरा अनुभव। सर, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक अहम सदस्य हैं। आपने काफ़ी इसमें काम किया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी मदर टंग को लेकर एक सब्जेक्ट आ गया है, तो उसके विषय में आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कुछ? बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब काम चल रहा था तब मुझे भी उसमें कई बार अलग अलग इनकी बैठकों में, मीटिंगों में सहभागी होने का अवसर मिला था। तो मैं हर बार 2 प्रमुख विषय में उठाता था कि शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य, जो लक्ष्य है, एम ऑफ एजुकेशन है, ये है छात्रों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो इस बात को नीति ने स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात थी कि सभी प्रकार के पाठ्यक्रम में, ऑल टाइप करिकुलम जो है, वो सब में भारतीय भाषाओं का विकल्प होना चाहिए, अपनी भाषाओं का विकल्प होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि मेडिकल की शिक्षा जब से शुरू हुई है तो इंग्लिश में हो रही है, इंग्लिश मीडियम में ही है। तो हमारा निवेदन ये था कि भाई इंग्लिश के साथ साथ वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। तो ये बार बार मैं विषय उठा तो मेरे मित्र भी कह रहे थे कि आपकी बात तो सही है, लेकिन अभी बहुत जल्दी हो गई, ऐसा होगा नहीं, संभव नहीं है। अभी प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में कहे तो ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरी बात रखूँगा। तो बार बार मैं ये विषय रखता था तो वो कहते कब तक आप रखते रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक रखूँगा। और आनंद और आश्चर्य के साथ पॉलिसी में ये बात स्वीकार हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिसी में जो कहा गया है कि 5th तक और संभव है तो क्लास 8 तक मदर टंग में, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। ये बहुत साइंटिफिक बात है। वर्ल्ड लेवल पर जितने भी भाषा संबंधित शोध, अध्ययन, रिसर्च हुए हैं, पिछले 50 वर्ष में लगभग 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। सबका निष्कर्ष एक ही है कि शिक्षा तो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो ये मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच है। इस दृष्टि से उसको स्वीकार करना चाहिए और इसी में ही बच्चों का सही विकास होगा और सही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और इस दृष्टि से इस नीति ने स्वीकार किया और प्रोफेशनल एजुकेशन के स्तर पर भी इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा का विकल्प की बात भी स्वीकार होने जा रही है। सर, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, और आपको बधाई और सारे स्टूडेंट्स को भी बधाई जो चाहते हैं कि अपनी मातृभाषा में वो पढ़ सकें। इससे बहुत नौकरी मिलने में और हर चीज़ में बहुत लाभदायक होगा ये, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को जिनको इंग्लिश नहीं आती, और काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं वो लोग। खाली इंग्लिश के कारण शायद उनको जॉब ना मिल पाए या कोई दिक्कतें आए एग्ज़ाम देने में या नौकरी मिलने में। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गया है, इसके लिए थैंक यू भी बोलना चाहूँगी और बधाई भी देना चाहूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं। हाँ जी। अंकित कांगड़ा से पूछ रहे हैं, अधिकतर माता पिता मानते हैं कि पढ़ाई सिर्फ कमाई के लिए की जाती है। इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? बहुत अंकित ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि जब से हमारी ये मैकोलो अंग्रेज की शिक्षा पद्धति आई तब से इसमें बहुत बड़ा बदलाव है कि शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन एक इंग्लिश का बहुत सुंदर वाक्य है कि शिक्षा किसके लिए है, तो एजुकेशन फॉर लिविंग इन लाइफ। तो बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता है उसके बाद उनको इतनी क्षमता उसमें निर्माण होनी चाहिए कि स्वयं का, परिवार का निर्वाह करते हुए कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसी कैपेसिटी उसमें डेवलप होनी चाहिए। साथ साथ दूसरी बात यह है कि भाई मैं डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, वो किस लिए है, उसका उद्देश्य क्या है।
तो यही जीवन दृष्टि और जीवन मूल्य की बात है। तो ये दोनों बातों का समन्वय होना चाहिए। इतने साल बच्चे हमारे 15-15, 20-20 साल जिस पर खर्च कर देते हैं, उनके माँ बाप लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो उसको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, इतनी क्षमता उन्हें होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ एक जीवन की दृष्टि भी प्राप्त होनी चाहिए कि मैं जो भी बना हूँ उसका आखिरी उद्देश्य क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं डॉक्टर बना, तो इसका उद्देश्य क्या है कि आज भी देश में लाखों गाँवों में डॉक्टर नहीं है, तो बिना ट्रीटमेंट अनेक लोग बेचारे मृत्यु हो जाती है। आज भी देश में डायरिया के कारण, सामान्य बीमारी के कारण 10 लाख से ज़्यादा बच्चे मृत्यु हो जाती है। टीबी के कारण भी 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही देश में। तो ये जो सारी सिचुएशन है उसको चेंज करने के लिए, बदल करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना है, ये भावना उसमें रहे, ये बहुत आवश्यक है। वही जीवन दृष्टि है उनकी, वही जीवन मूल्य है। और साथ साथ अपने जीवन के लिए भी जो आवश्यक है ये भी बात होनी चाहिए। तो ये दोनों का समन्वित स्वरूप शिक्षा में होना चाहिए, जो आज हमारी शिक्षा में वो नहीं रहे। और ये शिक्षा नीति इस दिशा का एक और कदम बढ़ाने की बात इस नीति में कही गई है। तो इसमें शिक्षा नीति में जीवन कौशल की बात, यानी स्किल डेवलपमेंट की बात है, वोकेशनल एजुकेशन की बात है। तो ये सब किस लिए है कि बच्चे अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़े रह सके पढ़ाई के बाद। और इसमें संवैधानिक मूल्य, जीवन मूल्य, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब बातें जो है वो एक उनकी जीवन मूल्यों की बात, जीवन की एक दृष्टि विकसित हो, समाज देश के लिए भी मेरा कुछ दायित्व है, इसका भाव निर्माण हो, इस दिशा में ले जाता है। तो ये दोनों का समन्वित होना चाहिए। सर, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो न्यू इंडिया को शेप करने में कैसे मदद कर रही है? नए भारत का जो निर्माण करना है हम लोगों ने, कोई भी देश का निर्माण है उसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमको जैसा नागरिक, जैसा समाज, जैसा देश चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए। आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे संस्कारी हो, हम चाहते हैं कि हमारा समाज मूल्यवान हो, हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बने, लेकिन वैसी शिक्षा तो है नहीं। लेकिन अभी ये जो शिक्षा नीति आई है उसमें इन सारी बातों का विचार किया गया है। तो ये शिक्षा नीति का वास्तविक अगर क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हुआ तो इस शिक्षा नीति से हमारे देश की शिक्षा बदलेगी। और देश की शिक्षा बदलेगी तो जैसा भारत चाहते हैं हम, जैसे अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत होना चाहिए, ऐसा स्वप्न उन्होंने देखा था। तो उस सपने को हम जरूर साकार कर पाएंगे। तो इस प्रकार की ये नीति हमारे सामने आई है। तो मैं इस मंच से छात्रों को और शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी को आह्वान करूंगा कि शिक्षा नीति को हम अच्छी तरह से अध्ययन करें, देखें और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, इसमें हम हमारा भूमिका, रोल निभाएं। क्योंकि शिक्षा नीति सिर्फ शिक्षा जगत के लोगों की नीति नहीं है, ये समाज की, देश की नीति है। तो इस दिशा में हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे तो जैसा परिणाम नीति नियंताओं ने सोचा है वो प्राप्त हो सकेगा। सर, आपके ख्याल में स्पिरिचुअलिटी जो है, जो भक्ति में होते हैं लोग, भक्ति में होते हैं, वो पढ़ाई में मदद करती है बच्चों को? देखिए भारत के बारे में अगर कहना है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, इसको अगर एक शब्द में हमने कुछ उल्लेखित करना है तो वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। दुनिया में एक ही देश को आध्यात्मिक राष्ट्र की पहचान है, वो है भारत राष्ट्र। कई बार हमने आध्यात्मिकता को एक अलग ढंग से देखा है। आज भी उसको हम धर्म, संप्रदाय, मजहब के साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, हमारे जो धार्मिक गुरु हैं अलग अलग संप्रदायों के, वो तो है आध्यात्मिकता के प्रतीक, वो तो सहज है, लेकिन इससे भारत आध्यात्मिक राष्ट्र नहीं बनता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था
कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य क्या है, तो उन्होंने कहा निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना वो आध्यात्मिकता है। जितना वो जो निस्वार्थी है उतना वो आध्यात्मिक है। तो शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश यानी क्या है छोटे बच्चों के लिए, जैसे हम लोग सैकड़ों स्कूलों में वो प्रयोग हमने किए हैं। उस विद्यालयों में बच्चे सुबह आते ही पक्षियों को दाना और पानी देने का काम करते हैं। तो उसमें कोई उनका स्वार्थ नहीं है, तो वो करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जन्मदिन पर आप जो भी घर में फंक्शन करते हो, होटल में खाते हो, जो भी करता हो करिए, लेकिन साथ साथ उस बच्चे के हाथ से कुछ ना कुछ दान कराइए। 22-23 साल तक उनके माताजी पिताजी पैसा देंगे, वो दान करेगा। जब 23वें साल में वो कमाने लगा तो वो नहीं करेगा क्या? तो वो भी करेगा, आप भविष्य में अपने बच्चों से करवाएगा। तो ये धीरे धीरे एक संस्कार उनका बन जाता है। तो ऐसे हमारे भारतीय समाज व्यवस्था में कुछ वर्षों पूर्व तक हम पूरे जीवन में जो भी दिनचर्या में करते थे कार्य, उसमें हम दूसरे का विचार करते थे। सुबह उठकर व्यक्ति अपने खाने पीने की बाद में विचार करता था, चींटियों को आटा डालता था, पक्षियों को दाना देते थे, पशुओं को घास देते थे। महिलाएं रोटी बनाती तो पहली रोटी कुत्ते को या गाय के लिए देती थी। खाने के समय गोग्रास हम निकालते थे। कुएं में पानी भरने के लिए जाते थे तो 2 बाल्टी अपने लिए निकालते थे, तीसरी बाल्टी ओद में पशुओं के लिए डालते थे। तो हर क्रिया में हम दूसरे का विचार करते थे। क्षमा करिए। कोई बात नहीं सर, पानी। तो वो इस कारण से हमारे जन जन में ये बात व्याप्त थी। तो इस कारण से हमारा देश को आध्यात्मिक राष्ट्र कहा गया है। सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। कई जगहों में, जैसे हमारे गांव में आज भी मैं देखती हूँ कि ऐसा ये सारी परंपराएं आज भी जीवित है, जो कि अर्बन लाइफ में शायद कहीं खो सी गई है, पर आज भी गांव में मैं देखती हूँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं कभी अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक वीडियो अचानक सामने आया और अमित शाह जी बोल रहे थे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग में बैठे थे, तो एक पक्षी आकर वो कांच की जो विंडो थी उस पर टक 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 मार रहा था। तो उन्होंने तुरंत बेल दबाई और वो वहाँ का चपरासी को बुलाया कि इसको दाना डालो। उन्होंने कुछ खाया नहीं है, ऐसा लगता है भूखा है वो। तो बात छोटी सी है, लेकिन ये जो संस्कार होते हैं ना, उसका परिणाम ये होता है। तो इस दृष्टि से मैं इस आपके मंच से जो जो लोग सुन रहे हैं इनको निवेदन करूंगा कि क्या हम रोज़ हमारे घर में पक्षियों को दाना और पानी देने की व्यवस्था रखी है क्या एक छोटा सा ये काम हम शुरू कर सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि आज की जो हमारी परिचर्चा है वो बहुत सार्थक होगी अगर एक छोटा सा एक काम प्रारंभ करेंगे तो। ये मुझे जान के खुशी हो रही है कि ये एक अच्छी चीज़ होती है। ये मुझे सिखाया नहीं गया था, मैंने देखा था गांव में दादी को ये करते हुए, नानी को ये करते हुए। गर्मियों में, दिल्ली की गर्मियों में जब मैंने देखा कि कबूतर आकर गंदा कर रहे हैं बालकनी, तो पहले मैं चिढ़ रही थी, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे लगा कि इनको प्यास लगती होगी, तो मैंने इन लोग के लिए पानी रखना शुरू कर दिया था। तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कार्य एक अध्यात्म जैसा है और बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। सर, आत्मनिर्भर भारत के लिए नई शिक्षा नीति में क्या आप लोग ने सोचा है कि ऐसा हम पढ़ाएं जिससे आत्मनिर्भर बन सके भारत? देखिए, लगभग 1 वर्ष हुआ होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, देश के नागरिकों को आह्वान किया कि हम देश को आत्मनिर्भर करने हेतु काम करें। तो हम लोग सोचा कि क्या हमारा क्या दायित्व है इसमें। तो सोचते हुए ध्यान में आया कि जब तक देश का छात्र विद्यार्थी आत्मनिर्भर नहीं होता है तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और छात्रों को आत्मनिर्भर करने का माध्यम है वो शिक्षा क्षेत्र है, एजुकेशन। तो इस दृष्टि से हमने एक अभियान प्रारंभ किया है कि आत्मनिर्भर भारत में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन।
तो इसके बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट कुछ हमने छोटे मोटे किए, और ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑलरेडी है। ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, वोकेशनल एजुकेशन की बात है, रिसर्च में बदलाव की बात है, ये सब बातें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली बात है। क्योंकि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था से क्या दो ही बात फलित हो रही है, कोई आईएएस बनता है, कोई किसी भी डिग्री लेता है, लेकिन हर छात्र नौकर बनना चाहता है, और जो नौकर नहीं बनता है वो बेकार बनता है। दुनिया की कोई सरकार अपने सभी छात्रों को नौकरी नहीं दे सकती है। तो कुछ छात्रों को नौकरी मिलती है, बाकी सब बेकार बनते हैं। और जो बेचारे 15-15, 20-20 साल शिक्षा के पीछे जीवन लगाया, माँ बाप ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, और जब वो बेकार बेरोजगार बनता है तो फिर गलत रास्ते पर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस दृष्टि से इस शिक्षा नीति में ये बात कही है कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े रहे, आत्मनिर्भर हो सके। तो इस दृष्टि से क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी कर रहे हैं, क्लास 9 से स्किल डेवलपमेंट कंपलसरी किया जा रहा है, और साथ साथ उनको अप्रेंटिसशिप भी करानी है बच्चों को। तो आज क्या है कि हमारे बच्चों के पास अनुभव का ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है। तो इस दृष्टि से वो बच्चे बीच में से भी पढ़ाई छोड़ देंगे तो भी उनको इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाए कि किसी एक स्किल में वो मास्टर हो, तो फिर वो अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है और अपना स्वयं का व्यवसाय भी साथ साथ कर सकता है। तो इस प्रकार के छोटे मोटे प्रयोग कई स्कूलों में, कॉलेजेस में शुरू हो गए हैं। जैसे एक मैं ट्राइबल एरिया का आपको उदाहरण देता हूँ कि मध्य प्रदेश का झाबुआ क्षेत्र है, वहाँ कुछ स्कूल है, शारदा विद्यापीठ, केशव विद्यापीठ, इसमें हम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए काम शुरू किया स्कूल में। तो वहाँ जनजातीय लोग गुड़िया बहुत अच्छी बनाते हैं, डॉल। हाँ, लेकिन उसको कोई मार्केट नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर उनके बच्चे भी उस स्किल से दूर हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्कूल में वो बच्चों को स्किल देना, स्किल की ट्रेनिंग देना शुरू किया कि वो गुड़िया बनाना सीखे। और वो सिखाने के लिए कौन आते हैं, जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं, ऐसे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं और उनको पेमेंट भी करते हैं। तो उनको भी जॉब मिल गया, रोजगार मिल गया, कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। साथ साथ उनके बच्चे जो इस स्किल से दूर जा रहे थे वो भी सीखने लगे। तो मैंने उनको अभी भी मिले थे, तो मैंने पूछा कि रिज़ल्ट क्या हुआ इसका। तो रिज़ल्ट ये भाई साहब कि हमने इसको मार्केटिंग ऑनलाइन शुरू किया। तो पहले जिस गुड़िया का उनको अधिक से अधिक 150-200 रुपया नहीं मिलते थे, अभी उनको 1500 से 2000 रुपया मिलने लगा है। लोगों को उसकी वैल्यू समझ आ रही है, कला की वैल्यू। लोगों को तो चाहिए था, पहुंच नहीं पा रहा, वहाँ पहुँच नहीं थी, तो इन्होंने ऑनलाइन शुरू किया तो लोगों को उपलब्ध होने लगा। वो बेचारे जनजातीय क्षेत्र लोग हैं, उनको तो ये मालूम नहीं कि ऑनलाइन कैसे करना, क्या करना। तो ये दोनों की कड़ी बन सकते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और साथ साथ उन बच्चों को भी आत्मनिर्भरता का शिक्षण मिलेगा कि वो बच्चों अभी से पैसा कमाने लगे पढ़ते पढ़ते। अर्न वाइल यू लर्न हो गया। यस। तो ये स्किल डेवलपमेंट जो है ये अभी एक पार्ट ऑफ करिकुलम जैसा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आप मार्क्स भी मिलेंगे आपको, और मतलब आप इस प्रोफेशनली इसको आगे अपने काम में ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत अच्छा है। हमारे वक्त ये हो जाता तो और भी अच्छा होता। अब देर आए पर दुरुस्त आए। हमें बहुत खुशी है ये जानकर कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं कि पाठ्यक्रम में भी क्या बदलाव चाहिए वो भी लाते हैं। और उन्होंने एग्ज़ाम वॉरियर्स भी पुस्तक लिखी हैं उनके लिए। तो इस पुस्तक के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये पुस्तक तो उनका जो भाषण हुआ था बच्चों के लिए, उसी का स्वरूप, लिखित स्वरूप पुस्तक आया है। तो ये पुस्तक तो बहुत उपयोगी चीज़ होती है। हम लोगों ने एक आजकल कार्यक्रम में हम खूब जाना आना होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में और ऐसे सब जगह, तो हर जगह पहले पुष्पगुच्छ देते थे। तो हमने वो तय किया था कि हम पुष्पगुच्छ नहीं देंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि कोई 500 रुपये का, 700 रुपये का, 800 रुपये पुष्पगुच्छ देता है
और वहीं छोड़कर लोग चले जाते हैं। हाँ। पैसे का भी नुकसान होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है। इसके बदले कोई, मैं कहता था कि वे 50 रुपया की 25 रुपया की पुस्तक देंगे तो आगे 50-100 साल मेरी लाइब्रेरी में रहेगी वो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण तो आज तो एक सिस्टम हो गई, तो ऑनलाइन भी स्थायी रूप से कुछ समय लेके रहता है, लेकिन ये वस्तु ऐसी है कि जीवन भर आपके साथ रहेगी। आप कहीं भी साथ में रखकर कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, सब जगह उपयोग हो सकता है और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उपयोगी चीज़ होगी। तो इस दृष्टि से ऐसी सब बातों का इस प्रकार का पुस्तक स्वरूप में संकलन होना, प्रकाशित होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये लोगों के लिए, भविष्य के लिए भी उपयोगी हो सकती है। तो ये पुस्तक जो है 2 लैंग्वेजेस में मिलती है, हिंदी में भी है, ये बात और अच्छी है। सर एक और नहीं, उसमें मैं तो कहूँगा कि शायद प्रयास हो भी रहा होगा कि देश की सारी महत्वपूर्ण भाषाएं, जैसे शेड्यूल 8 की 22 लैंग्वेजेस है, तो सब में ये पुस्तक छपनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अनेक राज्य के बच्चे ऐसे हैं कि जो न हिंदी समझ पाते हैं न इंग्लिश समझ पाते हैं, तो उनके लिए क्या है फिर। सर आप जानते हैं ये पुस्तक ब्रेल लैंग्वेज में भी मिलती है, जो बहुत अच्छी बात। विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए, ताकि वो पढ़ पाएँ इसको। ब्रेल लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आई एम श्योर ये जो आप कह रहे हैं 28 लैंग्वेज में मिलनी चाहिए, इसके बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। हाँ सर, एक और सवाल आया है। ये कहते हैं, मेरा नाम भुवन है और मैं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से हूँ। मेरा प्रश्न मेरी लिखाई से संबंधित है। मैं प्रश्नों के उत्तर लिखते समय बहुत गंदा लिखता हूँ और चिंता के कारण मेरी लिखने की स्पीड कम होती जाती है। मुझे प्रश्न के उत्तर आते हैं किंतु इस कारण मैं छोड़ देता हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखिए, लिखान तो सब लोगों का अच्छा होता है ऐसा नहीं होता है। लोग मजाक में हम कहते थे कि मेरी लिखान भी अच्छी नहीं है, तो उदाहरण के लिए कहता है कि हमारा लिखान महात्मा गांधी जैसा है, ऐसा कहते थे। तो गांधी जी की भी लिखान अच्छी नहीं थी इतनी, तो लेकिन वो महात्मा गांधी बने, देश के और दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष बने वो। तो मैं इन छात्रों को कहना चाहूँगा कि इससे आप चिंतित न हो। आप आत्मविश्वास रखें कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना महत्वपूर्ण है। जब परीक्षा अभी है तब इसके बारे में ही सोचे कि मेरे लिखान अच्छी है, मेरा उत्तर सही है, ये इतना पर्याप्त है। क्योंकि आज मैं लिखान एक दिन में बदल नहीं सकता हूँ, सुधार नहीं सकता हूँ। तो इसलिए लिखान के बारे में आप चिंता न करें, सिर्फ आपका उत्तर सही है कि नहीं, इतना ही आप केंद्रित करें ध्यान। तो मुझे लगता है कि आपका जो कई बातें छूट जाती है, प्रश्न आप कह रहे हो, वो नहीं छूटेगा। और मैं दूसरा कहूँ कि जिसकी लिखान अच्छी नहीं होती है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। उसकी लिखान अच्छी न होने का एक कारण वो भी होता है। जैसे मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ कि मेरी लिखान अच्छी नहीं है, इसका कारण ये कि मैं जैसे सोचता हूँ इतनी स्पीड से लिखना शुरू करता हूँ, तो लिखान फिर अच्छी कई बार नहीं बन सकती है। तो अभी परीक्षा तक इतना ही विचार करें और आप आत्मविश्वास रखें कि मेरे उत्तर सही है ना, तो लिखान की चिंता न करें। तो मुझे लगता है कि आपका पेपर में कुछ छूटेगा भी नहीं और आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, ऐसी आपको शुभकामनाएं भी मैं देता हूँ। भविष्य के बारे में फिर आप विचार करें परीक्षा पूरी होने के बाद कि लिखान धीरे धीरे कैसे सुधार सकते हैं। इसके बारे में कुछ विद्वान उसकी प्रशिक्षण भी देते हैं। अन्यथा आप स्वयं भी अपनी लिखान का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और धीरे धीरे रोज़ लिखने की आदत, और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुधार हो रहा है कि नहीं होता है, निश्चित होगा, मेरा मानना है। तो इस दिशा में भविष्य में आप प्रयास करें, अभी इसकी चिंता न करें। अभी तो अच्छी तरह से परीक्षा दें और आपके पास ज्ञान है ना, ये पर्याप्त है। तो फिर आपको परीक्षा में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई चिंता का कारण नहीं, और संपूर्ण प्रश्न पत्र आपका अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे। ऐसे विश्वास से आप परीक्षा दीजिए। सर ने आपने ये सही बात की कि स्पीड तुम्हारी ज़्यादा होती है तब जब तुम जैसे सोचते हो वैसे ही लिखते हो, इसीलिए हैंडराइटिंग में फ़र्क पड़ता है। मेरे साथ मैंने नोटिस किया है कि हैंडराइटिंग मेरे मूड से बदलता है। कभी बहुत सुंदर लिखती हूँ और कभी बहुत एकदम स्पीड में सोच के जल्दी जल्दी लिख रही होती हूँ। डिपेंड करता है कि तुम क्या लिख रहे हो, किस मूड में हो। ये भी क्या ये सही है आपका ये अनुभव है? बिल्कुल,
मनुष्य के व्यक्ति की पहचान भी लिखान होती है। तो जैसा हमारा विचार है, जैसा हमारा चिंतन है, जो ये प्रक्रिया चलती है मस्तिष्क में, उसका प्रतिबिंब लिखान में होता है। तो इसलिए उसको आप साथ साथ ये भी देखिए कि जो आपकी विचार प्रक्रिया होगी वो भी कई बार ज़्यादा तेज होगी शायद, इसलिए आप लिखने में भी इतने तेज होंगे। तो इस कारण से फिर आपकी लिखान थोड़ी जितनी अच्छी चाहिए उतनी हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे लिखान अच्छी करते जाएंगे तो बाद में स्पीड आने में वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है भविष्य में। पहले आपने लिखान ठीक करने का प्रयास करना आफ्टर एग्जामिनेशन, और वो स्पीड कम करिए लिखने समय। कम स्पीड करेंगे तो आपका लिखान अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे। फिर लिखान जब अच्छा हो जाए आपका, तब धीरे धीरे उसी प्रकार के लिखान बना रहे और उसकी गति स्पीड कैसे धीरे धीरे बढ़ाना, इसका प्लानिंग करिए। तो मुझे लगता है कि आगे कुछ महीनों में ही आपका लिखान बहुत अच्छा हो सकता है। सर, और एक प्रश्न आया है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और इतिहास, अंग्रेजी आदि विषयों पर काम करना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा गणित बहुत कमज़ोर है। ऐसे विषयों से निपटने के लिए कोई सुझाव? देखिए, अभी एग्ज़ाम के समय तो आपका जो गणित कमज़ोर है ऐसा मानते हैं आप, तो वैसा एक मत सोचिए कि मेरा गणित कमज़ोर है। कई बार मानसिक दृष्टि से हम कमज़ोर सोचते हैं बातें, तो उसका रिफ्लेक्शन एग्ज़ाम में होता है। तो आप आपके गणित के शिक्षक अथवा आप कोई ट्यूशन में जाते होगे तो वो, या तो आपके घर के कोई वरिष्ठ व्यक्ति से एक प्लान कराइए गणित के बारे में कि साधारण पिछले 5 सालों के जो पेपर होते हैं वो ठीक से देख लेते हैं तो इससे बाहर की साधारण बहुत चीज़ें नहीं आती हैं। तो एक तो क्वेश्चन क्या क्या आने की संभावना आपको लगती है उस पर काम करना शुरू करिए। दूसरा, आज की शिक्षा एक प्रकार से बहुत सरल भी है, परीक्षा व्यवस्था भी बहुत सरल है मेरी दृष्टि से। टेंशन के कारण, तनाव के कारण वो कठिन हो जाता है कई बार। कि मैं कहता हूँ कई बार कि आप कोई भी किताब है उसको 70% रट लेंगे तो आपको 95% मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में छूट सकते हैं आप। तो इस तरह से आप मिनिमम क्या होना चाहिए, कितना करने से हमारा अच्छा मार्क्स आ सकते हैं, उसका प्लान करिए। और आपके मैथमेटिक्स के टीचर्स होंगे, उसके साथ मिलकर आप प्लान करिए। तो मुझे लगता है कि बहुत कम दिन में आप कवर कर पाएंगे, और इसके लिए प्लानिंग आवश्यक है। हमेशा मैंने शुरू में भी कहा था कि प्लानिंग करना हमारा विषयों का, और जो विषय हमको कठिन लगता है ना, उस पर अभी एग्ज़ाम के पहले हम ज़्यादा समझ दें तो फिर हम बाकी विषयों की साथ साथ उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार एक प्लानिंग से आप तैयारी करेंगे तो आप मैथमेटिक्स में भी अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो ये तात्कालिक परीक्षा की आवश्यकता के अनुसार मैंने आपको एक सुझाव दिया है, लेकिन आफ्टर एग्जामिनेशन जो अभी मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी खास उल्लेख किया था कि आप वैदिक गणित सीखिए। वैदिक मैथमेटिक्स है, वो बहुत सुंदर गणित है, हम लोग भी उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो कई बार क्या है कि गणित का भय ये व्यक्ति को नासीपास कर देता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स में ये खूबी है कि बच्चों को गणित से भय से मुक्त कर देता है वो, और एक बार कोई भी व्यक्ति भय से मुक्त हो गया तो कुछ भी कर सकता है। तो गणित तो है ना, बहुत आनंददायक विषय है, और हमारे भारत के तो जन जन के मस्तिष्क में गणित है। आप देखिए कि आप सब्जी लेने जाएंगे तो अनपढ़ महिला भी होगी तो आप कहेंगे भाई बैंगन का क्या दाम है, तो वो कहेंगे 40 रुपया। तो आप कहेंगे भाई 250 ग्राम बैंगन दीजिए, तो 250 ग्राम बैंगन कितने पैसे हो गए, वो बहुत ठीक से ही आपको देगी, कोई एक पैसे की गलती नहीं होगी उनकी इसमें। तो गणित तो हमारे जन जन में व्याप्त है, इसलिए आप उसके
भय से मुक्त हो जाइए और मुझे गणित कठिन लगता है, इससे मुक्त हो जाइए पहले, तो फिर आप गणित में आगे अच्छा कर पाएंगे। और भविष्य में फिर वैदिक गणित को आप ज़रूर सीखिए, तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। गणित हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो बहुत अच्छी थी, जो हम कहते हैं, इसका कारण यही है कि शिक्षा प्राप्त करते समय बच्चों को आनंद होता था, खुशी मिलती थी, इसलिए बच्चे बहुत तेज गति से आगे बढ़े। जिस वस्तु में हमको आनंद मिलने लगे तो उसको सीखने में फिर आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था एक पार्ट है वैदिक मैथ से। तो इस दृष्टि से भविष्य में वो आप सीखेंगे तो आप गणित के सारे भय से मुक्त हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि आपको कैलकुलेटर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली सब बातें बहुत अच्छी तरह से करने लगेंगे। तो इस दिशा में भी आप भविष्य में प्रयास करें तो आपका गणित बहुत अच्छा हो जाएगा और आप गणित को लेकर बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं जीवन में। ऐसे विश्वास के साथ इस दिशा में आगे बढ़े आप। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जो गणित को लाइक करते हैं वो उसको एक गेम की तरह करते हैं। कोई गाने सुनते सुनते सॉल्व कर लेंगे या गेम खेल खेल में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसको आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे, जिस वस्तु को आप पसंद करते हैं, जैसे आपने कहा, तो शायद भय कम हो जाएगा। सर, नया क्वेश्चन आया है नई दिल्ली से। पुनीत मिश्रा पूछते हैं, सर, प्रश्न पत्र को देखते ही मैं बहुत घबरा जाता हूँ, खासकर जब मैं उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूँ। मुझे पसीना आने लगता है और मैं भ्रमित हो जाता हूँ। मैं इससे कैसे निपटूं? ये आपकी समस्या नहीं है मित्र, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है। क्योंकि हम लोग पूरे साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और इसको 3 घंटे में हमने लिखना है। तो इस कारण से बच्चे तनाव, स्ट्रेस में आते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन इनके दूसरी ओर भी विचार करिए कि आप को 3 घंटे में अवसर मिला है कि आप अपना अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से, और दूसरा आप विचार ये करिए कि जो प्रश्न कठिन लगता है उसको छोड़ दीजिए, जो पहले आसान लगता है वहाँ से शुरू करिए काम। ये शिक्षा का तरीका यही है, सीखने का तरीका यही है कि सरलता से कठिन की ओर जाना, इजी से हार्ड की ओर जाना। प्रश्न क्या है, कई बार हमारे यहाँ एक मानसिकता बन गई है कि व्यक्ति कठिन को पहले सोचने लगता है। हम लोग ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हम कई यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैं जाता हूँ तो कई प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो जो एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे उनको कठिन बात लगती है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन उनके हाथ में नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को यूजीसी करना है, एआईसीटी करना है, उसके बारे में वो चिंता करने लगते हैं, तो प्रश्न करने लगते हैं। तो पहले से ही कठिन प्रश्न बात आप लीजिए तो फिर सरल बात तो छूट ही जाएगी। तो शिक्षा का तरीका ये है कि सरलता से कठिन की ओर जाना। तो आप देखिए कि कौन सा प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, सरल लगते हैं, वो आप प्रारंभ करें। तो जब अच्छे कठिन प्रश्न, सरल प्रश्न पर आप केंद्रित हो जाएंगे और लिखने लगेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि नहीं, मेरा तो पेपर बहुत अच्छा लिख रहा हूँ मैं। क्योंकि जो आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं उस पर आप अच्छी तरह ही लिख सकते हैं, स्वाभाविक है। तो आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो विश्वास, आत्मविश्वास जब अच्छा हो जाता है, तो फिर लास्ट में जो कठिन लगने वाले प्रश्न भी आप अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से, इस प्रक्रिया से आप अगर आगे बढ़ेंगे जब एग्जामिनेशन दे तब, तो मुझे लगता है कि आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। मैं उम्मीद रखती हूँ कि इनके जो उत्तर हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अगला सवाल सर बहुत ही दिलचस्प है। हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया है और मेरी पढ़ाई में रुचि कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मैं उतना समर्पित नहीं हूँ जितना मैं हुआ करता था। मैंने सोशल मीडिया को बहुत व्यसनी पाया और मैं सभी वीडियो देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर मुझे सोशल मीडिया पर समय बिताना अच्छा लगता है। मैं क्या करूँ? पार्थ शर्मा, कक्षा 11वीं।
ये पार्थ आपका प्रश्न नहीं है, ये सभी का प्रश्न है ये, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कई बार कहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, एक कार्यक्रम में मुझे व्यसन मुक्ति के संदर्भ में बोलने के लिए बुलाया था, तो मैंने आज के जो कई प्रकार के व्यसन है उसकी तो बात की, चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, आदि आदि, लेकिन अंतिम बात मैंने कही कि सबसे जो खतरनाक व्यसन है वो है सोशल मीडिया। क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं होता, हाँ, कनेक्टेड हो। वो कहाँ अंदर चले जाते हैं वो आपको मालूम ही नहीं होता और निकल ही नहीं पाते फिर। तो ये मैं भी अनुभवी हूँ उसका, आपको नहीं कहता हूँ। जब हर विषय का छोटा मोटा अनुभव हो जाता है तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं हम। तो इसलिए आप भी अपने अनुभव से सीखो। सबसे पहली बात है कि आप, मैंने जैसे पहले शुरू में भी कहा था कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए या टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये गलत है। इसके लिए समय आप तय करिए, तो फिर आप एक टाइम टेबल बनाकर करेंगे। और आजकल तो मोबाइल में, घड़ी में, सब जगह सिस्टम है कि मान लो कि आपको आधा घंटा सोशल मीडिया पर देना है, ऐसा आप सोचते हैं, तो आधा घंटे में आपका अलार्म बज जाएगा, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, नहीं बस अभी मुझे आगे बढ़ना है। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया का उपयोग क्या आप अपनी एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें उपलब्ध हैं। हमारे एक शिक्षक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैथमेटिक्स बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से वो सिखाते हैं। तो रोज़ बच्चों को एक क्वेश्चन भेजते हैं वो, और उसको कहते हैं कि आप उसको सोल्व करके भेजिए। तो सारे बच्चे वो सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सही उत्तर दिया, गलत उत्तर दिया, गौण चीज़ें, लेकिन बच्चे सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव उपयोग करते हैं। इसका नाम ही सोशल मीडिया है, इसको हम गलती से पर्सनल मीडिया बना देते हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग है नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आज का कार्यक्रम है तो सोशल मीडिया पर उसको पहले से प्रचारित भी किया है, और अभी भी सोशल मीडिया पर हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हर बात का प्लस माइनस दोनों होता है। इसका बैलेंस जीवन में करना, यही जीवन की सार्थकता है। तो आपके लिए ये चुनौती तो है, लेकिन आपके लिए एक अवसर भी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम पीरियड के अलावा जो समय आपके पास होगा, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, तब भी आप सोशल मीडिया पर होंगे, तभी आप इस पर समय बहुत देते होंगे। लेकिन उस समय आपको उसका समस्या ध्यान में नहीं आती है। आज एग्ज़ाम समय है, इसलिए आपको लगता है कि भाई मेरा इसमें ज़्यादा समय जाएगा तो पढ़ाई कम हो रही है। तो इसलिए जो आपके कुल मिलाकर के जीवन की एक चैलेंज है ये, तो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफ़र करने का ये सुअवसर है आपके लिए। अगर आप इस समय अच्छा प्लानिंग कर लेंगे इसका, तो मुझे लगता है कि आपको आगे की लाइफ में भी इसका बहुत उपयोग होगा। तो इस प्रकार का एक प्लानिंग से काम करिए, और सोशल मीडिया जो इंस्ट्रूमेंट है सारे मोबाइल आदि आदि, इनका ही यूज़ करिए उसमें कि हाँ भाई आधा घंटे में अलार्म बज जाएगा तो मुझे सोशल मीडिया बंद करना है। क्योंकि ये इसलिए है कि जैसे अभी दिव्या ने भी कहा कि अंदर जाते हैं तो फिर बाहर ही निकल नहीं पाते, ध्यान ही नहीं रहता है कितने घंटे चले गए। तो तब उसमें बीच में बेल बज जाता है तो आप जागरूक हो जाएंगे और आपको आपकी एग्ज़ाम फिर से याद आ जाएगी, तो आप नेचुरली बंद करके आपकी दूसरी जो आवश्यकता है पढ़ाई की उसमें लग जाएंगे। तो इस प्रकार का एक प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ का प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम का प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ। तो लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इस एग्ज़ाम के माध्यम से कर पाएंगे, ऐसा आप प्लानिंग करिए। मेरा विश्वास है कि आप ऐसा प्लानिंग करेंगे और ज़रूर इसमें सफल होंगे। ऐसी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी ने भी कहा था कि आप ऑनलाइन में रील देखते हैं, रीड करते हैं, तो आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं ऑनलाइन। आपने सही कहा कि हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, आप इसको अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, एक बार अगर तुम कुछ गूगल में भी अगर सर्च करो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। तो वो कंट्रोल हमें
अलार्म वाला सिस्टम उसके लिए सही रहेगा। सर अगला सवाल है बिहार से। मैं बिहार से हूँ और सिर्फ खेती करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अभिभावक मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज रहे हैं। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? बहुत महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है आपके लिए ये। देखिए, दोनों का बैलेंस करना होगा आपने। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको जो कृषि में, एग्रीकल्चर में, खेती में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत कम बच्चे ऐसे मैं देखता हूँ कि जिसको अपने माँ बाप की खेती है उसमें काम करने का इंटरेस्ट है। तो इस दृष्टि से मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपका इंटरेस्ट है, ये आपने बताया, और आपके माताजी पिताजी उससे दूसरी दिशा में विचार कर रहे हैं और आपको इस जाना इधर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसके लिए पहले मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप आपकी भविष्य की एजुकेशन की प्लानिंग इस प्रकार करिए कि आप एग्रीकल्चर लाइन में जाने का विचार करिए। तो आप क्या है कि पढ़ाई भी कर पाएंगे, जो आपकी माता पिता की इच्छा है वो भी हो जाए, और दूसरा आपकी लाइफ में भी ये यूज़फुल होगा, क्योंकि आज के ज़माने में एक डिग्री बहुत मायने रखती है देश में। बिना डिग्री लोग आपकी बहुत वैल्यू नहीं करेंगे। तो इस दृष्टि से आपके भविष्य के लाइफ के लिए भी डिग्री आवश्यक है। साथ साथ जो एग्रीकल्चर एजुकेशन आप लेंगे उसमें जो बहुत सारी बातें आप सीखेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट आप एग्रीकल्चर प्रत्यक्ष कृषि में आप कर पाएंगे आप क्या। तो आप बहुत एक आधुनिक ढंग से आप कृषि करेंगे, तो आप जो कृषि आपका मूलभूत व्यवसाय है आपके पिताजी का, उसको भी आप एक बहुत आधुनिक मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस दोनों का समन्वय संतुलन करने पर आप विचार करें, जिससे आपकी माता पिता की इच्छा भी पूर्ण होगी और आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी, और आप एक बहुत अच्छे कृषि के अध्येता, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं साथ साथ। तो आपके लिए नहीं, लेकिन आपका जो क्षेत्र है, आपका शहर है, आपका गांव है, आपका ज़िला है, वहाँ के किसानों को भी आपके एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप एक नई दिशा देने का काम कर सकते हैं। तो इसका बहुत एक ब्रॉड बेस पर आप विचार करें कि सिर्फ आपके खेती काम करना है नहीं करना है वो विषय नहीं है। आप तो उसमें ज़रूर करिए इसका दोनों का बैलेंस, लेकिन आप समाज के लिए भी बहुत बड़ा आगे अच्छी तरह से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। इस दिशा में विचार करके ये दोनों का समन्वय करने का विचार करिए। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एग्रीकल्चर, तो अभी आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल सकती है, आप इसको प्रॉपर पढ़ाई की तरह कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। अगर ये चीज़ आप समझाएंगे तो जैसे कि सर ने कहा, दोनों चीज़ का मिलन हो जाएगा, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा, आपका भी सपना पूरा हो जाएगा। सर अगला प्रश्न है, किसी भी परीक्षा से पहले मेरा बेटा तनाव के कारण बीमार पड़ जाता है। एक पेरेंट का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में मुझे एक माँ के रूप में क्या करना चाहिए? पहले तो माँ के रूप में आपने एक इसका कारण क्या है ये जांचना चाहिए कि बच्चे को तनाव में आने का कारण क्या है। कई कारण होते हैं, वो एक आप माँ के रूप में थोड़ा ध्यान से देखोगी तो समझ पाओगी। कोई भी बात, समस्या का जब कारण समझ में आता है ना, तो उसका निदान फिर आसानी से होता है, समाधान उसका हो जाता है। फिर साधारण बच्चे तनाव में आने का कारण कहीं ना कहीं दबाव उस पर होता है। ये देखिए कि कहीं आपके परिवार में भी उन पर प्रेशर नहीं है ना कि आपको इतने ही परसेंटेज लाना है, इस प्रकार ही आगे बढ़ना है, तो ये प्रेशर भी कई बार होता है। दूसरा, उनके मित्रों का ग्रुप में भी एक कंपटीशन होता है कई बार, तो उसका भी प्रेशर होता है। और तीसरी बात है, कई बार उसका इंटरेस्ट नहीं होता है इन पढ़ाई में, इन विषयों में, तो उसके कारण से भी और स्ट्रेस में आता है, तनाव में आता है। तो इसलिए उनका एक कारण क्या है वो समझने का प्रयास करिए। बच्चे को स्ट्रेस ना आए इसके लिए फिर हमने कुछ उपाय करने पड़ते हैं कि बच्चे को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनसे आप बातचीत करिए कि आपको क्या मुश्किल है, क्या तकलीफ़ है, क्यों आप तनाव में आ रहे हैं। तो बच्चे फिर जो भी उनकी मुश्किल होगी आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है कि आज जो ये
कंपटीशन का युग है ना, उसमें माँ बाप की सोच भी कई बार इस प्रकार की हो जाती है। हमारे एक मित्र पास में ही रहते थे, तो 12th का रिज़ल्ट आया 12वीं का, तो मैंने पूछा बेटे का क्या रिज़ल्ट आया, तो उन्होंने कहा 98%। तो मैंने कहा अभिनंदन, तो पार्टी दीजिए, मजाक में मैंने ऐसे ही कहा। फिर मैंने उनका कहा बेटे को आपने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि बेटे को मैंने कहा कि 2 मार्क्स बेटा ज़्यादा लेते तो दिल्ली में नंबर 1 पर आता तू। तो मैंने सर पर हाथ लगाया, मैंने कहा अभी बच्चे सुसाइड क्यों करते हो, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा तो ये कई बार माता पिता या अन्य का भी नेगेटिव अप्रोच जो होता है, इसके कारण से भी बच्चे तनाव में आते हैं। बच्चे अच्छे मार्क्स लाए यही जीवन की सफलता नहीं है, ये एक समझना चाहिए हम लोगों को। दूसरी बात है कि बच्चे को ये भी बात समझानी चाहिए कि कई बार बच्चे तुलना करते हैं दूसरे के साथ अपनी। बच्चे भी करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, या उनके टीचर्स भी करते हैं। तो तुलना कभी दूसरे से नहीं होनी चाहिए, तुलना अपने आप से करनी चाहिए कि भाई गत साल इतने मार्क्स आए तो इस साल कुछ ज़्यादा आएंगे, कम होंगे, क्या होगा। और एक परीक्षा में कुछ कम ज़्यादा मार्क आने से कोई दुनिया लूट नहीं जाती है। इस तरह से बच्चे को इसकी समस्या क्या है, उसका कारण क्या है तनाव का, वो समझकर फिर उसको एक पॉजिटिव दिशा में ले जाना चाहिए। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि बच्चे को समझकर फिर उनका पूरा टाइम टेबल बनाने में आप मदद करिए, उनको सहायता करिए, उनको उत्साहित करिए कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। ये एक शब्द उनका जीवन कई बार बदल देता है। तो इस तरह से बच्चे को प्रोत्साहित करिए, और जो उनकी समस्या है तो उनको कहना चाहिए तुम चिंता न करो, सब ठीक होगा, और इस बार ठीक नहीं हो तो अगली बार हम अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार का एक सकारात्मक वातावरण निर्माण घर में करना। और साथ साथ बच्चे को कई बार एक ही बात में जब वो घुसे रहते हैं कि भाई मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है, विषयों की तैयारी करनी है, पढ़ना है, तो 24 घंटे इसमें जाता है तो फिर वो स्ट्रेस में आता है। तो उसको चेंज भी चाहिए। भाई दिन में आधा घंटा टीवी देखे कोई बात नहीं, सुबह आधा घंटे योगासन करे, रात्रि को भोजन के बाद 15-20 मिनट घूमने के लिए भी जाए। तो ऐसा एक संतुलित व्यवस्था उनकी ठीक से दिन की करना, जिससे वो एक विषय के तनाव में होता है तो बाहर उससे निकलते दूसरे विषय में जाते हैं, तो तनाव स्ट्रेस में से वो रिलीज हो जाता है उनका टेस्ट। तो इस प्रकार की एक योजना भी आप साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है, ये मैंने सारे सैद्धांतिक उत्तर दिए हैं क्योंकि मुझे मालूम नहीं कारण क्या है तनाव में आपका बेटा है, तो वो आपको जानना चाहिए और उसके फिर अनुसार निदान उसका करना ठीक रहेगा। आपने स्पेसिफिक अगर बात तनाव की कोई बताई होती तो शायद मैं उस विषय में बात कर सकता था। सर, देखा गया है कि जैसे जिस विषय पे हम हैं उससे ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अभिभावकों द्वारा भाई बहनों के अंक में तुलना बड़ी की जाती है, तो इससे भी तनाव उत्पन्न होता है कि उन्होंने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे बड़े भैया को देखो या बड़ी बहन को देखो, उसने टॉप किया था। तो इससे कैसे मतलब बच्चे काफ़ी तनावपूर्ण महसूस करते हैं। बहुत यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारी कि हम एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं, चाहे 2 भाइयों से तुलना करें, चाहे मित्रों से करें, चाहे पड़ोसी से करें। ये बहुत ही अनसाइंटिफिक अप्रोच है। तो बच्चों को तुलना से एक तो बचना चाहिए, उनको भी बचाना चाहिए। वो भी कई बार करने लगता है क्योंकि आज की जो कंपटीशन की युग है उसमें वो भी बेचारा फंस जाता है। तो इसलिए बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए हम लोगों ने, अभिभावकों को विशेष ध्यान देना कि किसी दूसरे की तुलना नहीं करना बच्चे की हमेशा। क्योंकि मुझे मालूम है एक परिवार हमारे परिचित अच्छे हैं, तो उनके घर गया था, तो उनके माता पिता बहुत चिंतित थे कि ये लड़का परीक्षा समय भी फुटबॉल खेला करता है और इसमें ही ज़्यादा समय देता है, तो आगे इनका भविष्य क्या होगा, ऐसे सब बहुत चिंतित किया। तो मैंने सारी बात सुनकर मैंने कहा कि आप चिंता न करें,
वो बच्चा भविष्य में अच्छा अपनी तरह से आगे बढ़ेगा। और एक उम्र के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा हमने कुछ कहने का लाभ नहीं होता है, तो उनको तब तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मुझे मालूम है ये बात 7-8 साल पहले की है। आज वो बच्चे का शादी भी हो गई और वो बहुत अच्छी जॉब में है, और कई बार मिलता है तो बड़ा एंजॉयमेंट है उनका। तो हम कई बार मार्क्स की तुलना करते हैं, तो फिर वो व्यक्ति की तुलना किसी से करते हैं और मार्क्स की तुलना करते रहते हैं। तो सिर्फ मार्क्स ये ज़िंदगी की सारी बातें नहीं हैं। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। आज अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर बाकी जो दुनिया है बहुत बड़ी, उसमें सिर्फ मार्कशीट नहीं देखी जाती है। बच्चे का ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उनमें क्षमताएं हैं, इस सब का भी बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। वो सही भी है कि उनमें सब प्रकार की क्षमताएं होती, तभी उनका एक संतुलित व्यक्ति, बैलेंस व्यक्तित्व होता है, और वो फिर इसी किसी भी क्षेत्र में जीवन में अच्छी तरह आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार एक सोचने से मुझे लगता है कि दिशा ठीक हो सकती है। तो ये जो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है, इसकी जिम्मेवारी है पेरेंट्स पर, टीचर्स पर, और आसपास की आपकी जो वातावरण है उसको तनाव मुक्त रखने में तुलना नहीं होनी चाहिए। सर, एक आखिरी प्रश्न, हम सेशन एंड करेंगे उसके बाद। सेशन एंड करने से पहले एक स्पेशल क्वेश्चन मेरी तरफ से भी होगा आपके लिए। ये प्रश्न है, परीक्षा परिणामों में अंकों की बाजी मारने और परीक्षा के उच्च दबाव प्रकृति के बारे में छात्र बहुत चिंतित महसूस करते हैं। चिंता छात्रों को परीक्षा में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने से रोकती है। परीक्षा की चिंता कम करने के लिए आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे? वो बच्चों के ये जो तनाव का कारण है, वो हमारी जो पिछले लगभग 150 साल की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था का परिणाम है। और इससे धीरे धीरे मानस बन गया कि सिर्फ मार्क्स यही सब कुछ है। तो इससे बच्चों को मुक्त करने की ज़रूरत है हम लोगों को। और अच्छी बात यह कि जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें 360 डिग्री इवोल्यूशन की बात की है, यानी अर्थात बच्चों का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चे में वैल्यूज़ क्या क्या है, बच्चे में अच्छी बातें, अच्छे संस्कार कौन कौन से हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो एक्टिविटीज़ में कैसा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, वो किस अलग अलग कल्चर एक्टिविटीज़ में कैसा है, ये सब प्रकार की बातों का इवोल्यूशन मूल्यांकन होना चाहिए। तो जो आज की जो परिस्थिति है, वो जो ये एग्जामिनेशन की सिस्टम में जब बदलाव आएगा, तो मैं समझता हूँ कि उसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। तो मेरे एक मित्र है, उनके बेटे ने बहुत अच्छी बात कही थी। तो वो पढ़ाई कर रहा था, तो आईआईटी में था, तो उनके पिताजी ने कहा कि तू कभी टॉप रैंक में नहीं आ सकता है क्या? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं पापा, नहीं पिताजी, मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे मेरी कैपेसिटी मालूम है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे भविष्य की चिंता आप न करें। आज देश और दुनिया में हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आईआईटी क्षेत्र में, तो उसमें जॉब में सिर्फ मार्कशीट नहीं देखा जाता है, अदर एक्टिविटीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस महत्व दिया जाता है, और मैं ऐसी एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हूँ। इसलिए मेरे में आत्मविश्वास भी होता है, मेरे में साहस करने की एक प्रवृत्ति भी है। इसलिए मैं फर्स्ट रैंक पे भले ना आऊँ, लेकिन मैं जीवन में जरूर आगे बढ़ूंगा। तो इस प्रकार का आत्मविश्वास बच्चों में निर्माण करने की जरूरत है। तो ये वातावरण देश में हमने बनाने की जरूरत है। वो घर से शुरू करना पड़ेगा, परिवार से और शैक्षिक संस्थानों, खास करके स्कूल विद्यालयों से, कि बच्चों को इस तनाव से हमने मुक्त करना है। और अंतिम बात करता हूँ कि हमारे जो सिस्टम एक हो गया है और मानसिकता जो बन गई है, उसके सब, मैं भी उसका भुक्तभोगी रहा हूँ, कि जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, अपेक्षाकृत नहीं आता है, तो रिजल्ट आता है उस दिन तो थोड़े निराश भी होते हैं, और फिर मन में संकल्प करते हैं कि अगली साल बहुत अच्छा रिजल्ट लाऊंगा, लेकिन अगले साल आता नहीं है। फिर इस प्रकार का फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो बच्चों को हमने
बोर्ड की एग्ज़ाम उदाहरण करके है, तो बहुत पहले से नहीं, लेकिन कम से कम मार्च में एग्ज़ाम होती है, तो उनका जून जुलाई से जो सत्र शुरू होता है, वहीं से इनका एक अच्छा प्लानिंग कराना चाहिए बच्चों को। खास करके उनके स्कूल विद्यालयों में भी उनको उसका शिक्षण देना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कराना चाहिए, अनुभव कराना चाहिए कि भाई अभी एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है जो मेन एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले होती है, उससे बात नहीं बनेगी। साल भर उनको एक्सपीरियंस इसका कराना चाहिए कि आपको साल भर तैयारी कैसे करनी है, साल भर आपने कैसे एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस करनी है, और बहुत संतुलित रहकर, तनाव से मुक्त रहकर कैसे हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बच्चों के जीवन में परीक्षा के समय साधारण बच्चे कम इस दिशा में प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों को योग, आसन, प्राणायाम से जोड़ने की आवश्यकता है। तो वो बच्चों को तनाव से मुक्त करने का सबसे दुनिया का श्रेष्ठ माध्यम है। तो इस प्रकार का एक कम से कम 1 वर्ष की प्लानिंग बच्चों को करानी चाहिए, स्कूल लेवल पर, परिवार के लेवल पर भी। तो बच्चे फाइनल एग्ज़ाम के समय भी बहुत फ्रेश रहकर, तनाव मुक्त रहकर, और परीक्षा के समय भी वो आधा घंटा टीवी देखे, कोई चिंता नहीं होगा। तो इस प्रकार का एक अच्छी तरह से बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये अगर करेंगे हम, तो मुझे लगता है कि ये सारे तनावों से मुक्त हो सकते हैं बच्चे। सर, मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति में आप लोग ने जो एक्स्ट्रा करिकुलर को अभी मेन स्टडीज़ बना दिया है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे योग भी आप कह रहे हैं लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी जो परंपरा थी, जो जिस तरह की हम लोग पढ़ाई करते थे जिस तरह से पहले हमारे देश में, ये सब धीरे धीरे जो आप लोग चेंजेस ला रहे हैं, उससे मुझे लगता है बहुत लाभ होने वाला है। सर, ख़त्म करने से पहले मेरा प्रश्न आपसे यही होने वाला था, जो आपने ऑलरेडी उत्तर दे दिया कि योग कितना हेल्प करता है स्टडीज़ में। जो मैं पूछने वाली थी, शायद आप अंतर्यामी भी हो, आपने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया। नहीं, योग है ना, योग सिर्फ कोई एक व्यायाम एक्सरसाइज नहीं है। योग के कई अर्थ हैं। जैसे गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कोई भी कार्य कुशलता से करना, स्किलफुल करना, ये भी एक योग है। तो शिक्षा का या जीवन की सफलता का जो मूल आधार है, वो है कंसंट्रेशन। स्वामी विवेकानंद जी का कंसंट्रेशन कितना अच्छा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे अगला जन्म अगर मनुष्य का मिले, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे विद्यालय में प्रवेश, एडमिशन मिले कि जहाँ कंसंट्रेशन की शिक्षा दी जाती हो। तो मैं सभी अभिभावकों से, शिक्षकों से और छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपना कंसंट्रेशन अच्छा करिए, तो आप सारी जो इस समस्या से उससे मुक्त तो हो ही सकते हैं, लेकिन जीवन में भी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे, उस क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर आप पहुंच सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन भी, ये भी योग का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इस दिशा में, और शिक्षा का, जीवन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार ये कंसंट्रेशन है। तो इस दिशा में भी बच्चे भी प्रयास करें, उसके अभिभावक और शिक्षक भी बच्चों को इस दिशा में शिक्षण देने का, प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारी जो समस्याएं परीक्षा से, उससे बच्चे मुक्त होकर एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में आनंद से स्वस्थ होकर शांततः परीक्षा देकर, सिर्फ परीक्षा में नहीं, अपने जीवन में भी वो सफल हो पाएंगे। तो मैं फिर से एक निवेदन करता हूँ कि ये परीक्षा हमारे सामने एक चैलेंज होती है, चुनौती होती है। चुनौती को अवसर में बदलना, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। सर ने एक बहुत ही अच्छे पड़ाव पर, एक अच्छे मोड़ पर इस सेशन का समापन किया है। और मैं अभी आपसे यही कहना चाहूँगी कि योग अगर आपके जीवन में आ जाए, तो सचमुच सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। और अपनी मातृभाषा को याद करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए हम सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। एंड दिस इज़ दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ। हमें
देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत